हेलो एवरीवन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होगे अरे अभी भी ऑर्गेनिक कुछ बचा है। मैं देखो चैप्टर कवर कर लिया, आईयूपैक सिस्टम, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप की चीजें थी, स्ट्रक्चर से नेमिंग, नेम से स्ट्रक्चर। एक जो छोटा सा पार्ट बचता है वो है ऑर्गेनिक की रिएक्शंस, क्योंकि भाई लैब प्रिपरेशन तो है ही है। एल्केन्स की भी हैं, एल्कीन्स की भी हैं, एल्काइंस की भी हैं, अल्कोहल की भी हैं, तो उनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिलेबस में हैं। तो उनसे काफ़ी सारी जो है इक्वेशंस, आपकी जो 5 इक्वेशंस आती हैं, ये बैलेंस्ड इक्वेशन में से करीब 2 इक्वेशन आपकी ऑर्गेनिक की होती हैं। तो हमने भी क्या किया कि पूरे 10 साल से इकट्ठी करी इक्वेशंस। थोड़ी सी इक्वेशंस ही हैं, लेकिन वो 10 सालों में अलग अलग तरीके से पूछी गई हैं। तो हमने उनको सबको समराइज कर दिया है और हमने सोचा कि भाई एक ही नाम से 3-4 बार इक्वेशन आई है अगर अलग अलग ईयर्स में, तो उसको एक ही इक्वेशन करके हमने उसमें वो चीज कर दी। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी कि हाँ, ये इक्वेशन इन फॉर्म्स में भी आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में सबसे पहली रिएक्शन जो कई बार पूछी गई है, रिएक्शंस फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी सारी बार रिपीटेड रिएक्शंस है ये आपकी, जिनमें से पहली रिएक्शन है आपकी कि एथेनोइक एसिड। अब आपको यहां पर कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपैक नेम या उनके जो अदर नेम दिए हुए नीचे वो मालूम होने चाहिए। 2 इथाइल इथेनोएट। अब आप सोच रहे होगे अरे यार ये क्या होता है इथेनोएट। अब हमने आपसे कहा कि गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर एस्टरिफिकेशन, आपने फटाक से लिख दी कि भाई एथेनॉल व्हेन रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स फ्रूटी स्मेल कंपाउंड व्हिच आर नोन एज एस्टर्स। लेकिन उन एस्टर्स में जो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, वो जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो आपका होता है इथाइल एथेनोएट। तो यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर सिंपल सी आप बात ये याद रखना कि ये इक्वेशन हमारी एस्टरिफिकेशन की है, जो कि अलग अलग कई नामों से पूछी जाती है। मतलब कि यहां पे आपको एस्टरिफिकेशन की इक्वेशन लिखनी है। तो इसमें क्या होता है कि एथेनोइक एसिड मींस CH3COOH व्हेन रिएक्ट्स विद एथेनॉल C2H5OH। अब आप ध्यान रखिएगा, हमने वहां भी आपको बोला था, जब पूरा चैप्टर हमारा आप देखो उसमें आप देखोगे कि यहां पे कॉन्क H2SO4। एक जगह पर ये रिएक्शन रिवर्सिबल साइन के संग भी रखिए, एक जगह इरिवर्सिबल साइन के संग। आप उसके लिए वरीड मत होना, आप कॉन्क H2SO4 जरूर लगाना वेदर यू विल पुट अ साइन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा ध्यान से, तो हमने वहां पे कहा था द रोल ऑफ कॉन्क H2SO4। तो द रोल ऑफ कॉन्क H2SO4 टू प्रिवेंट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो आप रिवर्सिबल का साइन लगाओगे नहीं लगाओगे जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्क H2SO4 मस्ट है यहां पर। तो इससे आपका कंपाउंड क्या बना, CH3COO C2H5 प्लस H2O। इक्वेशन वही सिंपल है भाई, आपको एस्टरिफिकेशन याद है लेकिन आपको ये चीज नहीं याद है तो गड़बड़ हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन हम लोग की आती है जो है कैल्शियम कार्बाइड टू इथाइन। ये वैसे हमने सारी जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वही सिलेक्ट करी हैं, लेकिन हम यहां पर इसको एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग एक बहुत कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व करते हैं बच्चों की। आप मत करना, इसीलिए हम इधर साइड में लिख रहे हैं। हम जो फाइनल लिखेंगे आपको वो इक्वेशन लिखनी है। होता क्या है, बच्चा सोचता है अच्छा कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला ये होता है, इसकी वाटर के संग रिएक्शन कराएंगे और वो ये कर देता है। बहुत कॉमन मिस्टेक, आप मत करना, ये गलत है इक्वेशन। होता क्या है यहां पर कि कैल्शियम कार्बाइड, जब आप इसको इस तरह से थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख लो, और आपको मालूम है कैल्शियम कार्बाइड की जब हम वाटर के संग रिएक्शन कराते हैं
तो वाटर के संग रिएक्शन कराएंगे तो हमको चाहिए होता है यहां पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहां पर एक C इस वाटर के एक H के संग और एक C इस वाटर के एक H के संग, तब ये जाके आपका CH। अब आप खुद ही देखो इन दोनों में क्या मिस्टेक हो रही है। बच्चे ने सोचा अच्छा कैल्शियम कार्बाइड वाटर C2H2 मिल गया, बाकी बचा CaO, जबकि यहां पे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर आपने क्या किया, यहां पे अब आपका बन गया C ट्रिपल बॉन्ड CH और H। अब देखो आपका ये इथाइन बन गया प्लस, अब क्या बना आपका CaOH होल ट्वाइस। एक बार हम फिर बोलेंगे, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ज्यादातर कॉपीज में हम लोग को ये मिलता है, हम लोग उसको काट देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम कार्बाइड जो है दो वाटर के मॉलिक्यूल के संग रिएक्शन करेगा, जिसमें आपका इथाइन बनेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बाइड टू इथाइन। अब ये इक्वेशन जो है कई बार तो डायरेक्ट पूछी गई है, कई बार पूछी गई है आपकी कैल्शियम कार्बाइड, ये बैलेंस इक्वेशन व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर। तभी भी आपको सेम यही इक्वेशन लिखनी है, चाहे वो कैल्शियम कार्बाइड टू इथाइन करके आए या कैल्शियम कार्बाइड आपका वाटर के संग रिएक्शन करने को आए, तो आप यही लिखना। ध्यान रखना है वाटर के दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाओ। तो आपको ध्यान रहेगा कि एक कार्बन के संग एक हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के संग दूसरा हाइड्रोजन, तो यहां पर दो वाटर के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देंगे, ना कि कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम रब कर दें, वरना बार बार आप देखोगे आप सोचोगे ये इक्वेशन क्यों लिखी है, तो ये हम इसको हटा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टू वाटर मॉलिक्यूल्स। तीसरा हम लोग लेते हैं सोडियम एसीटेट टू मीथेन। ये तो मीथेन की आपकी लैब प्रिपरेशन ही है, एसीटेट टू मीथेन। अब यहां भी एक बहुत छोटी सी मिस्टेक होती है, सोडियम एसीटेट मीन CH3COONA प्लस, यहां पे इसकी रिएक्शन कराओगे आप NaOH के संग। अब आपको ध्यान रखना है यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मस्ट है, क्योंकि अभी इसका भी रीजन बता देना है, हालांकि हमारे एल्केन वाले वीडियो में ये चीज बहुत डिटेल में पड़ी हुई है। तो यहां पे आप देखो CH3 ये हुआ, H ये हुआ, मींस ये आपका बन गया CH4 और बाकी बचा आपका Na2CO3। तो CH4 प्लस Na2CO3। अब यहां सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, बच्चा ये कैल्शियम ऑक्साइड और हीट का साइन नहीं लगाता है। होता क्या है, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखो एल्केन वाला, तो वहां पर आप देखोगे कि ये एक्चुअल में जो रिएक्टेंट होते हैं वो होते हैं आपके सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम। तो यहां पर आपका जो सोडा लाइम होता है वो मिक्सचर होता है NaOH एंड CaO का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सोडियम एसीटेट विद सोडा लाइम आता है, ये भी इक्वेशन आपसे पूछी गई है। क्या सेकेंड इक्वेशन आपकी पूछी जाती है ये इस टाइप से, सोडियम एसीटेट विद सोडा लाइम। अब यहां एक बार हम फिर मेंशन कर दें सोडा लाइम। बच्चे से पूछो बेटा इसको जरा इक्वेशन को पढ़ो, बच्चा कहता है सोडियम एसीटेट व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बस वहीं हम लोग रोक देते हैं कि बेटा गलत हो गया, ये आपका इन प्रेजेंस नहीं है, ये आपका सोडा लाइम का कंप्लीट फॉर्मूला है, NaOH एंड CaO का मिक्सचर, 1:1 का मिक्सचर। अब हम आते हैं अपनी फोर्थ इक्वेशन पर। अब ये हो गया सोडियम एसीटेट टू मीथेन। अब नेक्स्ट इसी में पूछा है कि प्रिपरेशन ऑफ इथेन। आप देखो ना, ऐसे भी इक्वेशन आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है। प्रिपरेशन ऑफ इथेन, आप देखना ये 10 ईयर में इन टाइप से इक्वेशंस आपकी बार बार रिपीट करके पूछी गई हैं। प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम सोडियम प्रोपियोनेट। अब इतने लंबे चौड़े नाम को देख के आप घबरा मत जाना। यहां पे क्या है, आप देखो आपने सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम लिया था, यहां पे सोडियम प्रोपियोनेट है, तो आप यहां पर CH3 की जगह पर कर दोगे C2H5। बाकी कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज, क्योंकि
दोनों एल्केन्स हैं, होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम तरीके से करोगे, मींस व्हाटएवर कंडीशन यू विल यूज फॉर मीथेन द सेम कंडीशन विल बी यूज्ड फॉर इथेन आल्सो। तो यहां भी आपका क्या होता है कि सोडियम प्रोपियोनेट when reacts with सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या था, NaOH एंड CaO का मिक्सचर, जो कि हमने इसको यहां दिखाया, लेकिन इसको हम लोग यहां प्लस करके नहीं लिखेंगे, CaO एरो के ऊपर लिखेंगे। तो ये आपका एक तरह से समझ लो रिएक्शन के लिखने का तरीका है। तो ये हो गई हम लोग की कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। अब नेक्स्ट हम आते हैं, जहां पर आप देखोगे कि जितनी भी लैब प्रिपरेशन है या कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन सब पर बेस्ड इक्वेशंस जो है आपकी किसी ना किसी, इसीलिए हमने कहा, आप कहोगे अरे सर 10 सालों में केवल 15 इक्वेशन आई। हम कहेंगे नहीं, इक्वेशंस बहुत आई हैं, लेकिन हर बार घुमा घुमा के हमने उनको क्या किया, समराइज करके उन 15 इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया। फिफ्थ आ गया आपका मीथेन फ्रॉम मीथेन। अब देखो ना, ये आपकी लैब प्रिपरेशन से आ गया, मीथेन फ्रॉम आयोडोमीथेन, आयोडोमीथेन। अब ये भी आप देखोगे बहुत कॉमन है, आपने जो कि आपको वहां पे ब्रोमोइथेन से दिया हुआ है, लेकिन हम यहां पर उन्होंने आयोडो से पूछ लिया, मतलब कोई भी हैलो से आपका ये रिएक्शन पूछी जा सकती है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। तो आप कंफ्यूज मत होना। यहां पे आपने क्या किया, CH3I। अगर आपको ध्यान हो या आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो वहां देखोगे ये आपकी रिडक्शन हम लोगों ने करवाया था। अब यहां पर भी जो मेन चीज होती है वो है आपकी जिंक और कॉपर कपल की प्रेजेंस में होती है, और मीडियम आपका होता है अल्कोहलिक। तो क्या करता है, हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस करता है इसको, और यहां बन जाएगा आपका CH4 प्लस HI। बहुत सिंपल इक्वेशन है, ये 2 H में से एक H निकल के इसके संग जुड़ गया, इसने CH4 बना लिया, एक H जो बचा था वो I के संग मिलके उसने यहां पर HI बना लिया। अब हम आते हैं 6th इक्वेशन पर। यह भी कई बार और कई तरह से इक्वेशन पूछी गई है कि एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन हम यहां पर कराएंगे ब्रोमोइथेन पर, ऑन ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन, अब ब्रोमोइथेन अगर आप ध्यान दो तो इथेन है, 2 कार्बन होंगे, उसमें एक कहीं पर ब्रोमीन लगा हुआ होगा। तो ये इक्वेशन हमारी कैसे होती है, इसको कोशिश आप करना कि स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखो, तो आपको याद करने में आसान रहेगा और गलती की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाके 0 हो जाएगी। यहां पर क्या हुआ आपका, आपने लिया यहां पर H और ब्रोमो है तो Br, यहां पे आयोडो भी हो सकता है, फ्लोरो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस इसकी रिएक्शन आप कराओगे KOH के संग, और KOH कौन सा दिया हुआ है आपका अल्कोहलिक। अगर आपको ध्यान हो तो अल्कोहलिक KOH में हमारा इथीन बनता है और एक्वस KOH में हमारा अल्कोहल बनता है। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या होता है कि यहां पर हम इस K के संग Br लेंगे और H के संग OH लेके H2O बना देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, आपको अगर याद हो या आपने मेरा वीडियो देखा होगा एल्कीन्स का, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था, हमने आपको 8 दोस्तों वाला एक एग्जाम्पल दिया था उसी पर। तो वहां पर देखो ये 8 दोस्त हैं जिसमें से ये 2 हट गए। तो जब कोई भी सैचुरेटेड कार्बन से 2 आपके एलिमेंट्स हटते हैं, 2 वैलेंसीज हटती हैं, तो एक डबल बॉन्ड लगता है। तो देखो आपका एक H हटा, H हट के क्या जाएगा, वाटर बना लेगा, और ये K और इस Br के संग रिएक्शन हो जाएगी, ये बन गया आपका। अब देखो ये आपकी इथीन की लैब प्रिपरेशन भी है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इथीन फ्रॉम ब्रोमोइथेन या इथीन फ्रॉम क्लोरोइथेन, कुछ भी, कोई भी यहां पर हो सकता है। दूसरी चीज लैब प्रिपरेशन ऑफ इथीन, तब भी आपकी सेम इक्वेशन जाएगी। तो इस तरह से करके कई बार वो क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि किस कंपाउंड से हम क्या कंपाउंड बना रहे हैं। वो इस फॉर्म में भी आ सकता है, जो कंपाउंड आपका बनना है उसको आप लैब प्रिपरेशन में भी डाल सकते हो। तो ये हो गई हम लोग की। अब नेक्स्ट है आपका क्लोरीन रिएक्ट्स विद इथीन, और ये इथेन के संग भी पूछी गई है, तो उसमें भी अभी हम बताते हैं कि आपको कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। अब देखो, अगर मान लो हम आपसे कहें, अभी आपने मेरा ऑब्जर्वेशन वाला वीडियो देखा होगा कि ब्रोमीन गैस पास थ्रू इथीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप कहोगे अरे हाँ सर, ऑब्जर्वेशन में था ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन गैस डिस्चार्ज। हम कहेंगे वेरी गुड।
अब बात क्या हुई वहां पे, वही चीज उन्होंने यहां पे दे दी है क्लोरीन के संग, क्योंकि ये आपका हैलोजिनेशन का रिएक्शन है, तो इथीन की रिएक्शन क्लोरीन के संग, ब्रोमीन के संग, आयोडीन के संग, सबके संग हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कंडीशन। यहां पर अगर आप ब्रोमीन वाला याद करो तो वहां पर था ब्रोमीन गैस पास थ्रू इथीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये नहीं कि अरे सर यहां पे क्लोरीन के संग कराया था तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लगाना भूल गए, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस यही जनरल चीजें याद रखनी है। इथीन में आपने क्या लिया, C2H4 प्लस Cl2, और यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस। अब देखो, अब आप सोचोगे अरे सर यहां प्रोडक्ट कैसे बनाएं, तो आपको ध्यान रखना है ये इथीन है, इथीन एडिशन रिएक्शन देता है, मतलब ये डायरेक्टली जाके यहां पर जो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, C2H4 Cl2। बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना है, बस हाँ कंडीशंस मिस मत करिएगा, क्योंकि आप देखोगे ज्यादातर जितनी भी एक दो इक्वेशंस को छोड़कर जो ऑर्गेनिक इक्वेशन उनमें बैलेंसिंग कहीं नहीं है। भाई बैलेंस इक्वेशन तो लिखनी होती है, तो यहां पर हम लोग एज ए एग्जामिनर एम्फेसाइज करते हैं कि रिएक्शन विद कंडीशंस जितनी भी ऑर्गेनिक में होंगी। अब हम आते हैं आपका, अब आप देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, इथीन फ्रॉम ब्रोमोइथेन। अब देखो हमने क्या कहा था आपसे कि 15 इक्वेशन जो है वो 10 सालों में आई हैं, लेकिन अब देखो अलग अलग ढंग से, इथीन फ्रॉम ब्रोमोइथेन। अब भैया आप यहां देखो जरा, आपने क्या किया था, इथीन ही तो बनाई थी ब्रोमोइथेन से, सेम यही इक्वेशन है, बस उन्होंने फॉर्म चेंज कर दिया। पहले में एक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी कि इन्होंने आपको समझ लो दोनों तरफ दोनों रिएक्टेंट्स दे दिए। यहां पर उन्होंने जो लैब प्रिपरेशन की डायरेक्ट हेडिंग है वो ले ली, मींस ब्रोमोइथेन। अगेन आप वही काम करोगे, ये आपने ब्रोमोइथेन बनाया प्लस KOH, ध्यान रखना है अल्कोहल टर्म मस्ट है। उसके बाद यहां पे सॉरी बॉइलिंग भी होता है, कंडीशंस के लिए हम ही कह रहे हैं और हम ही भूल जा रहे हैं। HC डबल बॉन्ड, मतलब हम भूल जाए तो याद आ जाएगा तो हम जल्दी से लिख देंगे, पर आप बेटा मत भूलना, क्योंकि आपको साल भर की मेहनत का रिजल्ट चाहिए है, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो छोटी छोटी मिस्टेक से आपकी मेहनत जो है वो 1 या 2 नंबर से रुक जाए। तो ये हो गई हम लोगों की नेक्स्ट। अब आ गया इथेनॉल फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। अब आप देखो यहां भी सेम चीज वही है, एथेनॉल। अभी हमने आपसे क्या कहा कि ब्रोमोइथेन की रिएक्शन जब आप KOH के संग कराओगे, लेकिन आप मीडियम लोगे अल्कोहलिक, तो आपका इथीन बनेगा। लेकिन अगर आप वहां पर एक्वस ले लोगे और बॉइलिंग कंडीशन सेम रखोगे तो आपका इथेनॉल मिल जाएगा। मींस नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग की आ गई कि एथेनॉल फ्रॉम ब्रोमोइथेन। अब देखो ब्रोमोइथेन सेम, आइडोइथेन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आपका कोई भी हैलोजन लगा हुआ आपका इथेन कंपाउंड पूछ सकते हैं। तो ब्रोमो लगा हुआ है तो आपने सेम वही किया, H लगाए और यहां Br कर दिया। अब कह रहे हैं एथेनॉल की प्रिपरेशन करनी है तो आप सेम वही KOH लोगे, लेकिन ध्यान रखना है कि इथीन में हम लोग अल्कोहलिक मीडियम लेते हैं, यहां पे एक्वस KOH लेंगे, लेकिन बॉइलिंग सेम करेंगे। अब सेम चीज यहां पर होगी, बस केवल डिफरेंस क्या होगा कि आपको एथेनॉल बनाना जिसके लिए आपको OH ये मिल रहा है, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, ये किया, ये H लगाया, ये OH लगाया और ये H कर दिए। अब आप देखो क्या बचा, आपका K बचा और Br बचा, तो बस KBr। मतलब ये आपको ध्यान रखना है इथीन और एथेनॉल की प्रिपरेशन में कि इथीन में आपको KBr के संग वाटर भी मिलता है क्योंकि ये दोनों हट जाते हैं, लेकिन एथेनॉल में आपका केवल Br की जगह पर OH आ जाता है, तो H बचा और ये आपका KBr बन गया। सॉरी, K और Br, OH जो है Br की जगह आ जाएगा तो आपका K बचा और Br, तो ये KBr आपका बन गया। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पर, इस पर भी हम डालेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार पूछी गई और सिर्फ एक ही नाम से पूछी जाती है, और वो क्या है, आपका कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन, कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन। अब यहां पर आप ध्यान रखना कि कंप्लीट कंबशन का मतलब हुआ कि हम उसको पूरा जलाएंगे, मतलब
एक्सेस ऑफ एयर, तो इथेन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ एयर। ये इक्वेशन आप देखोगे आपको गैलिलियोस लॉ में भी मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये आपको बैलेंस करने में पूछी जाती है क्योंकि इसकी बैलेंसिंग थोड़ी लंबी होती है। तो अब आपका यहां पे क्या हुआ, इथेन लिया C2H6 प्लस O2, कंप्लीट कंबशन में आपको मालूम होगा कि CO2 और वाटर बनते हैं, इनकंप्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनते हैं, फिर उसको हमें बैलेंस करना होता है। अब यहां पर हम इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि इसकी बैलेंसिंग लंबी है, आप वहां करने मत बैठ जाना, टाइम वेस्ट होगा, सीधे सीधे याद कर लो कि इथीन के कंप्लीट कंबशन में 2746 यानी कि 2746 बैलेंसिंग होती है इथीन के कंप्लीट कंबशन में। यहां पर हम बस ऑर्डर यही रखना 2746 इसीलिए लिख दे रहे ताकि आपको याद रहे 2746। भाई आप लोग इतने लंबे लंबे फोन नंबर याद कर लेते हैं तो 2746 नहीं याद कर पाओगे कि इथेन के कंप्लीट कंबशन में 2746 से बैलेंसिंग थी और फिर कुछ अलग से मेंशन कर दिया है तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा, याद रहेगा कि हाँ कुछ अलग सी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। अब आप नेक्स्ट आ जाओ 11th, यहां पर कह रहे हैं हीटिंग ऑफ एथेनॉल। अब आप देखना ध्यान से, हीटिंग ऑफ एथेनॉल at 170 डिग्री सेंटीग्रेड in presence of H2SO4 सॉरी कॉन्क H2SO4। अब आप देखो ध्यान से, अभी हम इक्वेशन लिखेंगे, आप खुद ही समझ जाओगे कि ये इक्वेशन कितनी कितनी बार और किस तरह से पूछी जा सकती होगी। HOH, H लगाए। अब ये कह रहे हैं कि इसकी हमें हीटिंग करनी है, तो भाई मानी बात आप हीट कर दोगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करोगे और लगाओगे कॉन्क H2SO4। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि कॉन्क H2SO4 की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी डिहाइड्रेटिंग नेचर। जहां पर ये क्या करता था भाई, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये केमिकली कंबाइंड वाटर को, ये कहीं भी देखता है, अगर आप शुगर वाला एग्जांपल याद करो तो उसमें भी था, कहीं भी ये इसको देखता है और फटाक से इस वाटर को खींच लेगा। तो अब यहां पर वाटर के लिए अब आप देखो ये दोनों सैचुरेटेड कार्बन है, ये दो, एक H और एक OH हट गया तो ऑटोमेटिकली यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब आप देखो जरा, आप कहोगे अरे सर ये तो इथीन की लैब प्रिपरेशन है, हम कहेंगे और हम क्या कह रहे हैं भैया, कोई भी इक्वेशन आपसे किसी भी तरह से, अब एक ये हो गया उन्होंने पूछ लिया इथीन फ्रॉम एथेनॉल, तब भी आपको सेम लिखनी है, लैब प्रिपरेशन ऑफ इथीन तब भी आपको सेम चीज लिखनी है, मतलब कि ये इक्वेशन आपकी इथीन फ्रॉम एथेनॉल तब भी सेम इक्वेशन जाएगी। या उन्होंने कहा क्योंकि ये लैब प्रिपरेशन में है, लैब प्रिपरेशन ऑफ इथीन तब भी सेम इक्वेशन जाएगी आपकी यही। तो ये हो गई आपकी। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। अब हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन को ऐड करना। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो तो वहां पे हमने बताया था कि किसी भी रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे। अगर हम हैलोजन ऐड कर रहे हैं तो हैलोजिनेशन बोल देंगे, क्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो क्लोरोनेशन बोल देंगे, ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो ब्रोमोनेशन ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रेशन बोल देंगे, अगर उनको रिमूवल हो रहा है तो डिहाइड्रेशन लगा देंगे, डीक्लोरोनेशन, डीब्रोमोनेशन। उसी कैटेगरी में एक आपकी इक्वेशन आती है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। अब आप देखना इथीन मतलब कि ये एडिशन रिएक्शन देगा तो प्रोडक्ट में भी कोई फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, सीधे सीधे जैसे अभी उन्होंने क्लोरीन जोड़ा था वैसे यहां पे आप हाइड्रोजन जोड़ देना क्योंकि वो कह रहे हैं हाइड्रोजनेशन। तो आपने इथीन लिया, इस टाइप से इथीन लिया और इसकी हाइड्रोजन के संग रिएक्शन कराई और ये बन गया आपका इथेन। क्योंकि यहां पर 8 दोस्तों वाली कहानी अगर नहीं याद है तो आप मेरा वीडियो देखो, इसका मतलब यहां से 2 दोस्त निकल गए होंगे, अब वो दो दोस्त वापस आ गए तो यहां जुड़ गए अपनी अपनी पोजीशन लेके। अब यहां पर आपने कहा अरे सर ये तो बड़ी आसान इक्वेशन थी, हमने कहा लेकिन 0 मिल गया। कह रहे हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, आपने कोई कैटलिस्ट लगाया, सबसे बड़ी गलती यहां पर यही होती है, बच्चा डायरेक्ट लिख देता है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कैटलिस्ट हम लगाते हैं निकेल और टेम्परेचर लेते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हम बार बार एक चीज आपसे कहेंगे कि ऑर्गेनिक की इक्वेशंस में कंडीशंस एक भी मत छोड़ना। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, अब आप देखो रिएक्शन ऑफ
इथेन फ्रॉम क्लोरीन। अब जब ये क्वेश्चन आया था तो अगर आपको ध्यान हो कि हम इथेन की जो रिएक्शन कराते हैं वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ये चार जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन CH4 है उसमें 4 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो वो 4 स्टेप की रिएक्शन जाएगी। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि इसमें कौन सी रिएक्शन लिखें। तो एक चीज आप ध्यान रखना यहां पर कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो पहली इक्वेशन पूरी सही होती है या फिर आप लास्ट वाली इक्वेशन लिखोगे लेकिन विद बैलेंसिंग। बीच की इक्वेशंस नहीं लिखनी है कि 2 स्टेप वाली या सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप वाली लिख दी। अब आप देखो यहां आपने लिया CH4 प्लस Cl2 और ये यूवी की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। उसके बाद यहां क्या होगा, ये आपका बनेगा CH3Cl प्लस HCl। तो आप ये कंफ्यूजन पालो ही मत, सिंपल से याद रखो कि इथेन की रिएक्शन क्लोरीन के संग हम केवल पहली वाली इक्वेशन लिखेंगे। गारंटी हम ले रहे हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं, इसी कैटेगरी में हम नेक्स्ट उसमें आते हैं। अब यहां पर जो अगला रिएक्शन है उसके लिए आपको ट्रिवियल नेम और आयुपैक नेम दोनों मालूम होने चाहिए। अगर हम आपसे कहें कि बेटा क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आप कहोगे अरे सर क्लोरोफॉर्म तो पूरी कहीं पढ़ा ही नहीं। हम कहेंगे पढ़ा है। जब हम एल्केन्स मतलब एल्केन्स में मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के संग कराते हैं तो जो 4 स्टेप की रिएक्शन होती है, जो थर्ड प्रोडक्ट होता है वो आपका होता है क्लोरोफॉर्म, जिसको हम लोग लिखते हैं CHCl3 यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन। अब ट्राइक्लोरोमीथेन फ्रॉम मीथेन, क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन, दोनों में आपकी सेम इक्वेशन जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ आपका कि ट्राइक्लोरोमीथेन फ्रॉम मीथेन, मतलब कि आप यहां पर मीथेन की थर्ड वाली स्टेप तक की रिएक्शन लिखोगे। आप कहोगे अरे सर 3 स्टेप की रिएक्शन लिखनी है। हम कहेंगे नहीं, सिंगल स्टेप में, जैसे हमने आपको बताया था इनकी प्रिपरेशन में कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे, वो अभी हम करते हैं। पहले हम इसका जरा यहां पर दूसरा फॉर्म लिख दें, यानी कि क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन। सेम ग्राउंड पे अगर वो आपसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड तो आप 4 स्टेप की रिएक्शन लिख देना, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब हुआ मीथेन से चारों हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन पहुंच चुकी है वहां पे। तो अब आपका क्या हुआ, आपने लिखा CH4 प्लस Cl2 गिव्स। इसको आप स्ट्रक्चर ना करके कंडेंस में बनाओ तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगी। CH4 प्लस Cl2। अब देखो यहां पे कह रहे हैं ट्राइक्लोरो, यानी कि यहां पे 3 क्लोरीन आ चुके होंगे तो 4 थे, मतलब एक ही हाइड्रोजन बचा होगा। तो आपने क्या किया CH और 3 क्लोरीन चाहिए तो आप Cl3 कर दो प्लस HCl कर दो। अब इसको बैलेंस कर दो, और वैसे भी आप देखो कि 3 स्टेप में ये रिएक्शन हुई थी तो 3 बार क्लोरीन इन्वॉल्व हुआ होगा। सिमिलरली यहां पर, और कभी कभी यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन, और वो आपको ब्रैकेट में दे देंगे राइट 1 स्टेप रिएक्शन ओनली, 1 स्टेप रिएक्शन ओनली। भाई अगर उन्होंने क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन कहा है तो भाई अगर बच्चे ने 3 स्टेप में लिखा है तो हम लोग चेक करते हैं उसको, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे क्या होती है, बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। जब उन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया तब आपने अगर 3 स्टेप की रिएक्शन लिख दी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लास्ट इक्वेशन जो कि हमने कहा ना, ये सारी इक्वेशन कवर कर ली है ऑर्गेनिक की, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं मतलब कि वो इक्वेशन आपकी n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई है, और वो इक्वेशन क्या है आपकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम मीथेन। अब टेट्राक्लोराइड है मींस मीथेन के चारों H क्लोरीन से रिप्लेस हो चुके होंगे। तो मतलब 4 स्टेप की रिएक्शन है, लेकिन आपको सिंगल स्टेप में लिखनी है, टाइम वेस्ट मत करना। आप CH4 प्लस Cl2। अब हुआ क्या यहां पर, आप देखो यहां पर एक भी आपका H नहीं बच रहा है, क्योंकि इनका डिमांड ही यही है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि चारों क्लोरीन।
तो और HCl तो बनता ही बनता है आपका। अब इसका आपने कहा अरे हाँ सर ये तो 4 स्टेप के बाद लास्ट थी, तो हमने कहा ये हो गई इक्वेशन आपकी। तो ये कुछ इक्वेशंस थी। अब एक चीज हम आपको यहां मेंशन करना चाहेंगे, जैसे हमने आपसे कहा था ना कि एक ही इक्वेशन कई बार पूछी गई है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, ये इक्वेशन अक्सर आती है और बच्चा छोड़ देता, सोचता हम करें क्या, और वो इक्वेशन होती है, इसीलिए हमने इसको कोई 16 या 17 में नहीं डाला है, क्योंकि वैसी इक्वेशन आप कई सारी लिख चुके हो। हमने आपसे कहा बेटा लैब प्रिपरेशन ऑफ इथीन लिखो, लैब प्रिपरेशन ऑफ इथीन। आपने फटाक से लिख दी एथेनॉल और उसमें कौन का H2SO4 डाला, वाटर निकल गया। हमने कहा बेटा ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? आप कहोगे सर वाटर निकल रहा है, तो कोई चीज निकलती है तो डी लगाते हैं, तो डिहाइड्रेशन। हमने कहा डिहाइड्रेशन, यहां पे डिहाइड्रेशन हो किसका रहा है? आप कहोगे अरे सर लैब प्रिपरेशन में हम लोग एथेनॉल लेते हैं, यानी कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। तो आपकी जो लैब प्रिपरेशन ऑफ इथीन है वो इस नाम से भी आती है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप अगर अपनी सेल्फ स्टडी भी करना, तो आप ये चीज जरूर ध्यान से देख लेना कि किन किन फॉर्म में ये इक्वेशन पूछी जा सकती है। उसके लिए जरूरी क्या है कि आपको रिएक्टेंट मालूम होने चाहिए, प्रोडक्ट मालूम होने चाहिए। फ्रॉम दिस टू दिस, तो आप बड़े आराम से आपने सोचा अच्छा ये प्रोडक्ट था, फ्रॉम अच्छा ये था, अच्छा ये लैब प्रिपरेशन है, फटाक से लिख दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी की इक्वेशंस थी जो हमने आपको सिलेक्ट करी ऑर्गेनिक से। बहुत सारे अभी और इस टाइप के यूजफुल वीडियोस, मतलब हमने तो कह दिया यूजफुल, लेकिन आप नंबर ले आओ तभी वो मेरे लिए यूजफुल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। बाय कहने से पहले लेकिन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूरी है। बाय बाय।